नमस्कार विद्यार्थियों, एक एक जूलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस। आज का हमारा मुख्य विषय है पाचन तंत्र, संरचनात्मक संगठन और कार्य। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एसेसरी ग्लैंड। और ये एलिमेंट्री कैनाल बने किस टाइप की टिश्यू से होते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें हम एपिथेलियल टिश्यू है, जिसमें हम मस्कुलर टिश्यू है, जिसमें हम नर्वस टिश्यू है, सारे टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से बनाया गया है, इसमें कितने लेयर होते हैं। उससे पहले हम बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम करता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे एनिमल फिजियोलॉजी में जब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये ग्रुप कॉम्प्लेक्स ऑर्गन का एक ग्रुप होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब वो ऑर्गन क्या होते हैं उनमें हम अलग अलग, जब हम एलिमेंट्री कैनाल को अभी पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब इस डाइजेस्टिव प्रोसेस को 6 मेन स्टेप में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इंजेशन, देन सिक्रेशन, फिर मोटिलिटी, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। इंजेशन में फूड को इंजेस्ट किया जाता है, सिक्रेशन में केमिकल को सिक्रेट किया जाता है इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल जब हम फूड इंजेस्ट कर लेते हैं। फिर उस केमिकल को जो इंजेस्ट फूड किया है उसमें मिक्स किया जाता है और फिर उस फूड को पूरे एलिमेंट्री कैनाल में वन पार्ट टू अनदर पार्ट पहुंचाया जाता है, उसको कहते हैं मोटिलिटी। फिर हम उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, मैकेनिकल और एज वेल एज केमिकल, तो उस प्रोसेस को हम डाइजेशन करते हैं। फिर उसको ब्रेक डाउन करने के बाद सिंपल फॉर्म में जो कन्वर्ट किया गया फूड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, जिसको हम फिर बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, इसको हम इजेशन कहते हैं। और वो फीसिस के फॉर्म में हम उसको एलिमिनेट करते हैं, उसको उस प्रोसेस को कहते हैं एलिमिनेशन। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हम माउथ, इसके बाद हम फेरिंग्स, फिर हम ईसोफेगस, फिर हम स्टमक, फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस। देखिए, जो माउथ एंटीरियर ओपनिंग है और पोस्टीरियर ओपनिंग क्या है, एनस। माउथ से लेकर के एनस तक जो एलिमेंट्री कैनाल है वो है 7 to 8 मीटर, लगभग 7 to 8 मीटर लॉन्ग होते हैं, मीटर लॉन्ग होते हैं। पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। अब देखिए, जिसमें हम देखते हैं कि जो माउथ है उसमें हम देखते हैं कि बाहर माउथ जो है वो लिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर चीक। अब उस माउथ के अंदर जो ओपनिंग होती है, माउथ जब खुलता है वो होता है एक वाइडर ओपनिंग जिसे कहते हैं बक्कल कैविटी, उसकी बात करेंगे। फिर ये फनल लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसे हम फायरिंग्स फायरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद जो सहायक ग्रंथियां हैं जिससे सलेवरी ग्लैंड है, लीवर है, गाल ब्लैडर है और पैनक्रियाज, इन सारी ग्रंथियों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। जीआई ट्रैक्ट में किस टाइप के टिश्यू है। जो पूरा हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें 4 लेयर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर, फिर हम हम अंदर से बाहर से अंदर की तरफ पढ़ ले रहे हैं, फिर अंदर से बाहर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर। इधर से बात करें अंदर से बाहर की, 1 2 3 और फोर्थ। तो अंदर से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले है म्यूकोसा, सेकेंड वाली लेयर होगी सब म्यूकोसा, थर्ड वाली लेयर होगी मस्कुलरिस एक्सटर्ना और फोर्थ वाली लेयर होगी सेरोसा। अब देखिए, सबके अलग अलग काम हैं और ये सब अलग अलग टाइप के टिश्यू से बनी हुई है और सबका काम है एक जीआई ट्रैक बनाने का, एलिमेंट्री कैनाल को बनाने का। और ये जीआई ट्रैक में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, ये ईसोफेगस से लेकर के एनस तक हमको ये लाइव ट्यूब देखने को मिलती है। एक ओनली ट्यूब नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब भी करेंगे, फूड को डाइजेस्ट भी करेंगे, फूड के अंदर केमिकल का सिक्रेशन भी करेंगे, सब काम करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम म्यूकोसा की बात करें। म्यूकोसा में 3 लेयर होते हैं। एक तो एपिथेलियम, दूसरी लेयर होती है लेमिना प्रोप्रिया और थर्ड होती है मस्कुलरिस म्यूकोसी। एपिथेलियम अंदर की साइड होती है, उसके बाद होती है
है, ये वाली जो लेयर है वो लैमिना प्रोप्रिया है, और जो थर्ड लेयर है ये है मस्कुलरिस म्यूकोसी। अब ये तीन लेयर म्यूकोसा में है, और जो म्यूकोसा का जो काम है उसका काम है सीक्रेशन करना फूड के अंदर केमिकल का, फिर उसको फूड को एब्जॉर्ब करना, फूड, फिर हमारे एलिमेंट्री कैनाल को प्रोटेक्ट करना। ये तीन काम इसके काम होते हैं, किसके, म्यूकोसा के, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। अब इसमें अलग अलग टाइप की वेरिएशन हमको टिश्यू में देखने को मिलती है। कौन सी, एपिथेलियल लाइनिंग में हमें स्ट्रेटिफाई स्क्वाइमोस भी देखने को मिलेंगे, हमें सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू भी देखने को मिलेंगे। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के हम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इस म्यूकोसा में एपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर होती है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा सॉरी, सब म्यूकोसा का काम हम बताएंगे। उससे पहले इसमें देख लें क्या क्या हमको देखने को मिलता है। ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, और इसके अंदर हमें ब्लड वेसल्स, इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स, और इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें नर्व का नेटवर्क देखने को मिलता है। अभी इसमें देखिए बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, बहुत ज्यादा लिम्फेटिक वेसल का है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे हम मिशनर प्लेक्सिस मतलब नर्व के नेटवर्क का देखते हैं। तो इसमें का काम क्या है, पूरे नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, प्रोटेक्शन देना लिम्फेटिक वेसल, और इसमें जो सीक्रेशन का काम है उसके लिए जो सिग्नल जो जाते हैं मिशनर प्लेक्सिस हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। अभी देखिए मूवमेंट होते हैं, आपने देखा होगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और सेगमेंटेशन मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इनर साइड में जो देख रहे हैं हम सर्कुलर मसल फाइबर देख रहे हैं, आउटर साइड में हम देख रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर देख रहे हैं। कहीं कहीं पे हमें ऑब्लिक मसल फाइबर भी देखने को मिलते हैं। ऑब्लिक, अब ये कहाँ पे मिलते हैं, इनसाइड द स्टमक, स्टमक की जो वॉल होती है वहां पे हमको देखने को मिलते हैं ऑब्लिक मसल फाइबर। उसके बाद जो फोर्थ लेयर है सेरोसा एडवेंटिसिया, जिसे भी बोलते हैं एडवेंटिसिया। अब ये क्या करती है, ये बाहर से पूरा एक तो कवरिंग करती है, आउटर कवरिंग का काम करती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। अब ये सीक्रेट करती है लुब्रिकेंट को, और जब लुब्रिकेंट का सिक्रेशन होता है इसके द्वारा, तो ये जो अदर विसरल ऑर्गन है उसके बीच क्या है, ये जब इसके अंदर मूवमेंट होता है तो ये फ्रिक्शन से बचाती है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल को प्रोटेक्ट करने का काम इससे किया जाता है। अब हमने ये चार लेयर देखी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सेरोसा। ये चारों लेयर क्या बना रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल बना रहे हैं। अब देखिए, अब हमने इन चारों लेयर के बीच में हमने दो नर्व के नेटवर्क देखे थे, सब म्यूकोसल मिशनर प्लेक्सिस और माई एंट्रिक या ऑर्वेक प्लेक्सिस जिसे कहते हैं। अब इनका अलग अलग काम है, ये बनाता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो होने वाले फंक्शन है उनको रेगुलेट करने का काम करता है। ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम में जो पहला प्लेक्सिस है, जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के बीच में पूरा नर्व का नेटवर्क है, वो काम करता है, किस चीज को रेगुलेट करता है, सिक्रेशन और लोकल ब्लड फ्लो। जो उसमें लोकल में ब्लड, वहां पे जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने का काम कर रहा है। जो माइएंट्रिक और या ऑर्बिट प्लेक्सिस है, ये रेगुलेट करता है मोटिलिटी को। किस टाइप की मोटिलिटी या मूवमेंट हम देखते हैं, जब हम देखिए फूड को इनटेक कर लेते हैं तो हमें पता नहीं रहता कब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक फूड पहुंच गया। जब हम इनटेक करते हैं उस टाइम तो पता रहता है, लेकिन बाद में हमें नहीं पता रहता हमारा फूड गया तो गया कहाँ, किस टाइप से हमारा पूरा ट्रेवल करता है। तो इस टाइप के मूवमेंट को रेगुलेट करता है, जिसे हम परिस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं। उसको रेगुलेट करने का काम जिस नर्वस सिस्टम के जिस पार्ट का है वो है माइएंट्रिक प्लेक्सिस का, जो एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये दोनों का अलग अलग अपना रोल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्लेक्सिस। उसके बाद हम बात करते हैं ओरल कैविटी और सलाइवरी ग्लैंड, दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले बक्कल कैविटी की बात करें, इसमें हमें टंग भी देखने को मिलेगी, टंग। इसके बाद हमें इसमें टीथ भी देखने को मिलेंगे, टीथ। और इसके बाद हमें इसमें पैलेट। ये तीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, टंग, टीथ और पैलेट। जो टंग होती है, जो
फ्लोर बनाती है, इस तरीके का फ्लोर बनाती है बक्कल कैविटी का। ठीक है, ये मस्कुलर स्केलेटल मसल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना हुआ। अब इस पे बहुत सारे पेपिली आपको देखने को मिलते हैं। इस पे अलग अलग टाइप के आपको पेपिला देखने को मिलेंगे, जैसे फिलीफॉर्म पेपिला है, जैसे फंजी फॉर्म है, जिससे सरकमवैलेट है, और कुछ टेस्ट बड भी आपको देखने को मिलेंगे। जो फिलीफॉर्म पेपिला है वो कांटे लायक होते हैं, क्रेटिनाइज होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फूड को क्या करते हैं, अंदर प्रोपल्सन धकेलने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अंदर पहुंचाने के लिए। अब इसके जो नीचे जो आपको ग्लैंडुलर सेल आपको देखने को मिलती है, उनमें टेस्ट बड आपको देखने को मिलती है। वो टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, जो फूड में किस टाइप का टेस्ट है उसको डिटेक्ट करते हैं। फिर इसकी जो लिंगुअल ग्लैंड है वो लिंगुअल लाइपेज का सिक्रेशन करने का काम करती है। ठीक है, इससे म्यूकस भी सिक्रेट होता है। अब ये सलाइवरी ग्लैंड में टंग की बात हो गई। टंग में हमें टेस्ट पता लगता है। टंग से हम फूड में को क्या करते हैं, सलाइवा में मिक्स करते हैं। टंग से हम प्रोपेल करते हैं फूड को बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम एलिमेंट्री कैनाल में। तो टंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्पीच आर्टिकुलेशन में भी इसका रोल होता है। अब देखिए, टंग के बाद हम टीथ की बात करेंगे, टीथ के बाद हम पैलेट की बात करेंगे, तो हम टीथ की बात कर लेते हैं। टीथ, देखिए ह्यूमन के डाइजेस्ट के जो बक्कल कैविटी होती है ह्यूमन की, उसमें हमें 32 टीथ देखने को मिलते हैं, 32 टीथ होते हैं। और ये अलग अलग टाइप के होते हैं। हम जा की बात करें, ये लोअर जा मान ले रहे हैं, इसके हाफ उसमें कितने टीथ होंगे, 1 2 1 2 3। ठीक है, आधे यहाँ पे 8 टीथ होंगे, और इस साइड भी 8 होंगे, और इस साइड भी 8 टीथ होंगे। एडल्ट की बात कर रहे हैं हम, इन्फेंट बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एडल्ट की बात कर रहे हैं। एडल्ट में परमानेंट टीथ का नंबर हम देख रहे हैं, यहाँ पे परमानेंट 8 इस हाफ जा में इधर, और 8 हाफ जा इधर, दोनों को मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 16। और दो जा होते हैं अपर और लोअर, तो कितने हो जाएंगे, 32 टीथ हो जाते हैं। और 32 टीथ जब होते हैं तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें इंसाइजर, इसमें कैनाइन, इसमें प्री मोलर, और फिर उसके बाद मोलर हो जाता है। तो हम इंसाइजर की बात करेंगे, इंसाइजर। ठीक है, फिर हम कैनाइन की बात करेंगे, फिर हम प्रीमोलर की बात करेंगे, फिर हम मोलर की बात करेंगे। ठीक, अलग अलग टाइप के हैं इंसाइजर, ये कटिंग का काम कर रहे हैं, ये कटिंग करते हैं। अब ये कैनाइन, ये नुकीले होते हैं, शार्प, ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलते हैं। तो कैनाइन टीयरिंग का काम करते हैं, और प्रीमोलर और मेलर मेस्टिकेशन का काम करते हैं, स्टिकेशन। ठीक है, पीसने का, इस तरीके से इसमें लगे आपको देखने, इस तरीके का आपको ये इस तरीके का कस्बा आपको देखने को मिलता है। ये आपको ये प्रीमोलर और मोलर टीथ स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखिए, ये इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर अलग अलग टाइप के काम कर रहे हैं, और अलग टाइप के स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर जब अलग टाइप के होते हैं, तो हम इस टाइप के टीथ को क्या कहते हैं, हेट्रोडोन टाइप ऑफ टीथ, हेट्रोडोंट। अब ये जा सॉकेट के अंदर अरेंज होते हैं, इस जा सॉकेट है, इसमें इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया है इस टीथ का, तो ये पूरा फिट है। तो ये थीकोडोंट, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट हो गया, थीकोडोंट हो गया। और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो मिल्क, और दूसरा परमानेंट, परमानेंट। इनका नंबर होता है 20, और इसका नंबर होता है 32। तो ये होते हैं डाई डाईफाइडोन। ह्यूमन के अंदर हेट्रोडोन, थीकोडोन और डाईफाइडोन, तीन टाइप के आपको टीथ का आपको देखने को मिलेगा। अब इस सब के, इससे आपने दो बार आना देखा, ये अलग अलग शेप देके, और जा सॉकेट में, इसको हम डेंटिशन कहते हैं। इनका फॉर्मेशन कैसे है, किस तरीके से जा सॉकेट में अरेंज है, और किस स्ट्रक्चर है,
तो हम सिंगल टूथ की बात करें। देखिए ये टीथ है। अब इस टीथ में हमको क्या देखने को मिलता है? एक इस टीथ में हमें एक बाहर पार्ट जा सॉकेट के आउटर साइड, जिसे हम क्राउन बोलते हैं, ठीक है। और जा सॉकेट के अंदर ये जो पार्ट होता है जा सॉकेट के अंदर होता है, इसे हम रूट बोलते हैं। अब ये देखिए, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? दोनों के क्राउन और रूट के बीच के पार्ट को हम कहते हैं नेक। नेक बोलते हैं। अब देखिए, क्राउन वाले पार्ट में हमको क्या देखने को मिलता है? अलग अलग टाइप की लेयर्स। सबसे पहली जो लेयर होती है उसे कहते हैं इनेमल। ये हार्डेस्ट लेयर होती है टीथ की। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है बेटा डेंटाइन। ये क्या होती है? डेंटाइन। सेकेंड हार्डेस्ट लेयर है डेंटिन। और डेंटिन के बाद होती है कैविटी। ये जो कैविटी वाला स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल आपको देखने को मिलते हैं। ब्लड वेसल है, लिम्फेटिक वेसल है, ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे ये नर्व है, और ये लिम्फेटिक वेसल है। इस तरीके से ये नर्व और ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल, ये तीनों टाइप की यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी। अब ये तीनों स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें हम इनेमल देख रहे हैं, इसमें हम डेंटाइन और पल्प कैविटी। पल्प कैविटी का काम क्या है? टीथ को प्रोटेक्शन देना, टीथ को नरिशमेंट देना। ये पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है? टीथ को नरिशमेंट, नरिशमेंट, प्रोटेक्शन, और इसमें सेंसेशन, ठीक है, किस टाइप का इसके अंदर ठंडा या गर्म लग रहा है उसको फील कराने का काम ये पल्प कैविटी के अंदर जो नर्व होते हैं वो करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है पैलेट। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? पैलेट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? पैलेट आपको। पैलेट दो टाइप की होती है, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड और सॉफ्ट। देखिए, फूड को ये एंकरिंग का काम करते हैं, जकड़ने का काम करते हैं, जा में फंसाने का काम करते हैं। तो पैलेट की हेल्प से उसको हम होल्ड करने का काम, होल्ड जो होता है फूड, वो होल्ड करने का काम किसके द्वारा होता है? पैलेट का। अब बात होती है सलाइवरी ग्लैंड की। नेक्स्ट बात करेंगे पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। देखिए, जो सबलिंगुअल है वो फ्लोर पे पाई जा रही है, किसके? ये टंग के नीचे। और ये मैंडिबुलर है, जाके कोने पे आपको ये पैरोटिड है। ये ईयर जो लोब है उसके बाहर की साइड में आपको ये आपको पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड आपको देखने। इनका काम क्या है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये सलाइवा का सीक्रेशन करते हैं। इसमें 99.5% वाटर होता है और 0.5% इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उन इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम अमाइलेज भी मिलेगा। अब उसमें आपको लाइसोजाइम भी मिलेगा, उसमें आपको यूरिया भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको सोडियम भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें एंटीबॉडी एजी ए आपको देखने को मिलेगी, एंटीबॉडी ए आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसमें आप देखिए, उसके बाद आपको म्यूकस और देखने को मिलेगा, और वाटर आपको देखने को मिलेगा। ये आपको इतनी चीजें हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। इस अब ये सलेबरी जो ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनके पास अपनी अपनी डक्ट है। स्टेंसन डक्ट इसके पास होती है, सम पैरोटिड के पास, इसके पास बार्थोलिन होती है, ठीक है, सबमैंडिबुलर के पास। अब यहाँ पे ये सब जो लिंगुअल ग्लैंड है इसकी ये डक्ट है, ठीक है। अब हर एक के पास अपनी डक्ट है और अपना ये सीक्रेशन डायरेक्ट टारगेट तक अपनी डक्ट के द्वारा पहुंचाते हैं। इस टाइप की ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, इस जीआई ट्रैक्ट के नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम ट्रांजिट ट्यूब या हम इसोफेगस कहते हैं। देखिए, आपने एस्केलेटर देखा होगा, सभी मॉल वगैरह में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले तो हम अपने से जाते हैं, अपना सोच करके पैर रखते हैं, उसके बाद हम
उस पर डिपेंड करता है कि हमें ऊपर ले जाएगा या नीचे ले जाएगा, फिर हमारी कंट्रोल में नहीं रहता है। पहले तो हमारी कंट्रोल में होता रहता है कि हमें इस पे चलना है, जाना है या नहीं। एक बार जब चढ़ गए फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो यही काम ईसोफेगस का है। इसका अपर पार्ट और मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट, तीन पार्ट होते हैं। अपर पार्ट में एस्केलेटल मसल, जिसमें वॉलंटरी एक्शन होता है, जब हम इच्छा के अनुसार अपने फूड को अंदर की साइड इसको प्रोपेल करते हैं। तीसरा मिक्स पार्ट, इसमें स्मूथ और एस्केलेटल दोनों टाइप की, वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों टाइप की मसल्स होते हैं। और तीसरा पार्ट होता है थर्ड, लोअर पार्ट, जिसमें वन थर्ड लोअर पार्ट, इसमें स्मूथ मसल्स है। इसमें स्मूथ मसल, इसमें एस्केलेटल और स्मूथ दोनों, इसमें ओनली एस्केलेटल। इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय पेरिस्टाल्टिस। देखिए, फूड को जो ट्रांसपोर्ट करवाना है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ से होना है। इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, स्क्वामोस एपिथेलियल सेल होते हैं। ये फूड को प्रोटेक्ट कराते हैं क्योंकि ये म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। और ये म्यूकस सीक्रेट होता है, तो म्यूकस इस फूड के चारों ओर कवर कर लेता है, जिससे फ्रिक्शन नहीं होता है एलिमेंट्री कैनाल में। और ये इससे इस तरीके से इसको प्रोटेक्शन मिलता है। अब इसका काम ओनली फूड को ट्रांसपोर्ट कराने का है। इसके अंदर किसी भी टाइप का डाइजेशन हमको देखने को नहीं मिलता है। अब हमारा ये इसोफेगस हो गया। नेक्स्ट है स्टमक, जिसमें 4 to 5 आवर फूड रहता है। 4 to 5 आवर्स फूड रहता है। किस टाइप का फूड हम इनटेक किए हैं उसको इसके अंदर रखना है। अब इसमें आपको देखने को मिलता है बहुत, आपको फोल्ड आपको देखने को मिलते हैं। जो एपिथेलियल लाइनिंग है म्यूकोसा की, उसमें आपको लार्ज फोल्ड आपको देखने को मिलते हैं। और फोल्ड पिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरीके के पिट बन जाते हैं। इन्हें हम गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। यहाँ पे आपको म्यूकस सिक्रेटिंग सेल आपको दिखाई देते हैं। इसमें आपको पैराइटल सेल और आपको चिप सेल। पैराइटल सेल क्या काम करते हैं? जो पैराइटल सेल है, पैराइटल सेल का काम है एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर का। एचसीएल जितने भी माइक्रोब्स आते हैं उनको क्या करता है? किल करता है। इंट्रिंसिक जो फैक्टर्स होते हैं वो विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब देखिए, चिप सेल इनएक्टिव फॉर्म में आपको पेप्सिनोजन को और प्रोरेनिन, जो बच्चों के अंदर प्रोरेनिन होता है, जो मिल्क पे फीड करते हैं, प्रोरेनिन आपको बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा पेप्सिनोजन के फॉर्म में। प्रोटीन डाइजेशन के लिए जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में रिलीज किया जाता है, वो चिप सेल। और गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज भी चिप सेल के द्वारा ही सिक्रेट होता है। अब देखिए म्यूकस सेल, जो म्यूकस सेल है वो म्यूकस सिक्रेटिंग यहाँ भी होंगी और यहाँ भी होंगी। दो जगह म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होंगी। ये म्यूकस का सिक्रेट करते हैं, जिससे जो एचसीएल, जो पैराइटल सेल है, जिसने एक चीप सेल ने क्या सीक्रेट किया? पेप्सिनोजन। पैराइटल ने किया एचसीएल। एचसीएल एक एसिडिक है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है? इसकी वॉल को क्या कर सकता है? खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। उसको बचाने के लिए म्यूकस सेल हमेशा म्यूकस सिक्रेट करती रहती है, जिससे पूरा प्रोटेक्शन रहता है इसके अंदर, ये प्रोटेक्ट करता रहता है। अब इसके अंदर मूवमेंट होते हैं, चर्निंग मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। आपको चर्निंग मूवमेंट होंगे। अब इस मूवमेंट के, चर्निंग मूवमेंट के कारण पूरा फूड चर्न हो जाता है और ये काइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, अलग अलग पार्ट हैं इसमें। यहाँ पे एक इंस्फिंक्टर होगा, यहाँ पे एक इंस्फिंक्टर होगा। इसको हम, अपर वाले इंस्फिंक्टर को हम कहते हैं कार्डियक इंस्फिंक्टर, और लोअर वाले पार्ट को कहते हैं पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, हर एक इंस्फिंक्टर का अपना अपना। ये देखिए, ये लोअर इसोफेजियल इंस्फिंक्टर है। इसका कंट्रोल करता है कि ये फूड इसोफेगस में रिटर्न ना हो। जब इसोफेगस से इसमें आ जाए स्टमक में, तो स्टमक में रहे। और ये क्या करता है? ये मोटिलिटी कंट्रोल करता है किसके अंदर? कितना फूड, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, कितना फूड ड्यूडेनम में पहुंचना है उसको कंट्रोल करता है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये है फंडस। यहाँ पे गैस आपको देख के बबूले आपको देखते हैं। ये जो पार्ट है ये है कार्डिया। ये जो पार्ट है ये है बॉडी, बॉडी कॉर्पस जिसे कह रहे हैं। और ये है एंट्रम, और ये है पाइलोरस। पाइलोरस, इतने पार्ट हैं। कार्डिया, फंडस, बॉडी, ये ये एंटीरियर स्टमक, अपर स्टमक बनाते हैं, ठीक है। और ये लोअर स्टमक बनाते हैं, एंट्रम और पाइलोरस।
कार्डिया फंडस ऑफ बॉडी, ये अपर स्टमक बना देंगे। और ये सभी अलग अलग पार्ट का अलग अलग, सबसे ज्यादा बॉडी है इसके अंदर, बड़ा पार्ट बॉडी है। अब ये इसमें सिंपल कॉलमुलर सेल्स होते हैं, जिसमें कुछ चिप सेल हैं, कुछ पैराइटल सेल हैं, कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है। सबका अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना रोल है, तो अलग अलग काम करते हैं। और इसके अंदर फूड जो HCl है, वो फूड में जितने माइक्रोब्स हैं उनको किल करता है और पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कराता है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में। तो इसमें सेमी डाइजेस्टिव फूड होता है, जिसे हम काइम काइम बन जाता है, और काइम के चारों म्यूकस हो जाता है, और वो काइम धीरे धीरे ड्यूडेनम में जाता है। नेक्स्ट पार्ट हम स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम एब्जॉर्प्शन हब के नाम से जानते हैं। देखिए सारा का सारा जो एब्जॉर्प्शन है फूड में, जितना भी हमने फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा, देखिए सेमी डाइजेस्टिव फूड कहाँ था, इस स्टमक में, और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, ड्यूडेनम में। उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होगा सारा का सारी फूड का, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के किसके अंदर होगा, जहां पे आपको देखने को मिलेगा जेजुनम और इलियम वाला पार्ट। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इस तरीके का आपको यू शेप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तो होता है डाइजेशन, डाइजेशन। उसके बाद ये हाईली कॉइल जो पार्ट होता है, इस तरीके का कॉइल वाला पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का हाईली कॉइल पार्ट, ये इसमें जेजुनम और इलियम, यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होता है इस पार्ट में। अब देखिए इसमें इस तरीके से फिर हम म्यूकोसा वाली पार्ट में ये बहुत ज्यादा फोल्ड आपको देखने को मिलते हैं, इस तरीके के फोल्ड, ठीक है, लार्ज, इन्हें पेलिकी बोला जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब ये सरफेस एरिया बढ़ने पर हमको क्या देखने को, अब हम इनको जूम करके देखेंगे इन पर, तो हमको क्या दिखाई देता है, बिलाई दिखाई देता है, और क्रिप्स आपको देखने, ये क्रिप्स वाला एरिया होता है, ये बिलाई वाला होता है, ठीक है। अब इनके ऊपर भी छोटी छोटी और सेल हमको देखने को मिलती हैं, इसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं, इस तरीके की ये माइक्रोविलाई, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन का और एरिया बढ़ जाता है। अब देखिए इसके तीन रीजन मैंने पहले ही बताए थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में डाइजेशन, जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन। अब देखिए एब्जॉर्प्शन का जो काम करते हैं वो एंट्रोसाइट करते हैं, और इसके अंदर म्यूकस सिक्रेशन का काम करते हैं, वो करते हैं गॉबलेट सेल। अब देखिए इसमें स्पेशल फीचर इसके क्या है, इसके अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड्स होते हैं, ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ब्रूनर्स ग्लैंड का काम है, जो ड्यूडेनम के अंदर जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो अल्कलाइन फूड का सिक्रेशन करते हैं, जिससे कि पीएच को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अल्कलाइन पीएच किया जाता है इनसाइड द ड्यूडेनम, जिससे जो एंजाइम जो रिलीज हुए हैं पैनक्रियाज से और जो ड्यूडेनम से की वॉल से, वो आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं और फूड आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। पीआर पैचेस इसको ड्यूडेनम की वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब ये स्पेशल फीचर है इसके। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें हमें देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का नाम इसलिए है, ये 1.5 मीटर लॉन्ग होते हैं, 5 मीटर। और जो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, ये 5 to 6 मीटर लॉन्ग होती है, 6 मीटर लॉन्ग होती है। देखिए यहाँ डायामीटर की बात हो रही है, ये देखिए इसका ये डायामीटर है, और ये इसलिए स्मॉल है, और इसका डायामीटर थोड़ा ज्यादा है, इसलिए लार्ज कहलाती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है तो उसमें कई सारे पार्ट हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में हमें कई सारे पार्ट हमको देखने को मिलते हैं, ये सीकम वाला हो जाता है, सीकम, यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स, फिर हम डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग के बाद सिग्मोइड, और फिर हम रेक्टम, और ये एनस दिखते हैं। तो ये हो जाता है ट्रांसवर्स, ये हो जाता है असेंडिंग, और ये हो जाता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, और ये हो जाता है सिग्मोइड, और ये हो जाता है रेक्टम, और ये अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स। अब देखिए इसमें कोई बिलाई नहीं होती,
ठीक है। अब इसमें हॉस्टल, आपको हॉस्टा दिखाई देंगे, इस तरीके से हॉस्टा आपको दिखाई देंगे। हॉस्टल मूवमेंट आपको पेरिस्टाल्टिक हॉस्टल मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देखते हो कि फूड धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे जितने भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब करते हुए और इलेक्ट्रोलाइट ऑब्जर्व करते हुए धीरे धीरे कहाँ पहुंचता है, यहाँ पे रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है, जिससे फीकल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें इतना भी वाटर होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा म्यूकस सीक्रेटिंग सेल होती हैं, म्यूकस, जिससे कि जो फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसकी बॉल से आसानी से क्या हो, आसानी से मूव करते हुए अपने वहां तक पहुंच जाए, कहाँ तक, रेक्टम तक पहुंच जाए। रेक्टम के बाद एनस के द्वारा उसको आउट कर दिया जाता है। तो इसका मेन काम है, मेन फंक्शन क्या है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन। किसी भी न्यूट्रिएंट का, जैसे विटामिन का, मिनरल्स का, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कन्वर्ट किया जाता है विटामिन बी 12 को माइक्रोब्स के द्वारा, लेकिन एब्जॉर्प्शन हमने नहीं दी। फीसिस का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, गॉबलेट से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्रिप्स ऑफ लाइवर कोहेन आपको देखने को मिलता है, जिससे म्यूकस सीक्रेट होने को देखने को मिलता है। ये तो हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमने एलिमेंट्री कैनाल की बात की है। और हम एसेसरी ग्लैंड में सबसे पहले लीवर की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, 1.5 kg वेट हमको देखने को मिलता है, और ये एब्डोमिनल पार्ट में हमको देखने को मिलता है। अब ये लोअर एब्डोमिनल हम देखते हैं कि भाई डायफ्राम के जस्ट नीचे हम एब्डोमेन में हम देखते हैं हमारा लीवर होता है, और उस लीवर में 4 लोब होते हैं। ठीक है, राइट, लेफ्ट और, देखिए राइट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ये लेफ्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है। ठीक है, और ये कॉर्डेट और क्वाड्रेट, और ये हो जाता है बेटा गॉल ब्लैडर। ये हमें लीवर की बात कर, इस लीवर को बनाने के लिए जो इसकी यूनिट होती है फंक्शनल, वो होती है हेपेटिक लोब्यूल। अब इस हेपेटिक लोब्यूल में क्या होते हैं, हेपेटोसाइट्स होते हैं। हेपेटोसाइट क्या करते हैं, बाइल का फॉर्मेशन करते हैं। बाइल क्या करता है, जो फैट होता है उसको इमल्सिफाई कराने का काम करता है। बाइल पहले किससे बनता है, ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है बाइल एसिड के फॉर्म में। फिर बाइल एसिड में ग्लाइसिन को ऐड कर दिया जाए तो वो बाइल साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो बाइल साल्ट क्या करता है, वो फैट को इमल्सिफाई कराने का काम करता है। और ये बाइल जो है वो पोर्टल, वो जो बाइल डक्ट है उसके द्वारा क्या होता है, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट यहाँ से सिस्टिक डक्ट, ये जाकर के कॉमन बाइल डक्ट में जुड़ते हैं। कॉमन बाइल डक्ट किसमें, पैनक्रियाटिक डक्ट में जाकर के जुड़ जाता है। और फिर पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये बाइल का सिक्रेशन इंटेस्टाइन में कर देते हैं। तो यहाँ पे बाइल डक्ट, ये पोर्टल ट्रायड है, एक तरफ ब्लड वेसल्स है, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन की बात कर रहे हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन हेपेटिक की बात करते हैं। और फिर हम बाइल डक्ट की, इसको मेटाबॉलिक फैक्ट्री क्यों बोला जाता है, देखिए हेपेटोसाइट ने बाइल का फॉर्मेशन किया, इसके अंदर कुछ माइक्रोब्स आ जाए तो कुप्फर सेल उसको फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं। ठीक है, खा करके उसको डिफेंस प्रोवाइड कराती हैं लीवर के लिए। और देखिए बाइल प्रोडक्शन का तो काम है ही इसका, इसकी काम ओनली बाइल का फॉर्मेशन नहीं है, ये मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहा जा रहा है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, लिपिड की मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन की, अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म इसी लीवर के अंदर परफॉर्म होती है। और जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं उनको डिटॉक्सिफाई, उनके साथ में कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी चला जाता है, उसको डिटॉक्सिफाई करने का जो काम होता है वो भी लीवर का ही होता है। लीवर हमारी बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन का काम कर रहा है, जो हमारे मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, और साथ ही साथ बहुत अलग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जैसे बाइल एसिड का फॉर्मेशन, बाइल साल्ट का फॉर्मेशन करना, बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन करना, उसके बाद डिटॉक्सिफाई करना। और यहाँ से सारी बॉडी को रेगुलेट भी किया जा रहा है। रेगुलेट क्या मतलब क्या है, जितना भी जितनी क्वांटिटी में जिसको क्या चाहिए उसको यहाँ से यहाँ किया जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है तो यहाँ पे सिग्नल मिलेगा कि ग्लाइकोजन को ब्रेक करिए। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो इसके अंदर स्टोर किया जाता है एज ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर, जो वाइल, जो हेपेटिक डक्ट के द्वारा
सीधे कहाँ जाता है? अब सीधे ये कहाँ जाता है? ये बाइल डक्ट में जाता है, लेकिन बाइल डक्ट में जाने के बाद ये वापस होता है, ये बाइल जब तक डाइजेस्टिव सिस्टम में ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ओपन नहीं होता है, तो ये वापस होकर के आता है गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर के अंदर इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये लिक्विड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, और ये कंसंट्रेटेड जो वाइल है, इसको फिर जब हम डाइजेस्ट करते हैं फूड के अंदर फैट को, तो इसको इमल्सिफाई किया जाता है इसके हेल्प से, और फैट को एब्जॉर्ब कराने में भी ये हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर स्टोन कब बनती है? गाल स्टोन बनती है जब हम कोलेस्ट्रॉल और बाइल, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनने लगे, उसके क्रिस्टल बन जाए और ये बाइल का फॉर्मेशन कम हो जाए। अब देखिए, इसके अंदर गाल फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं हो रहा था, लीवर में बन रहा था, लेकिन इसके अंदर स्टोरेज कम हो रहा था, बाइल कम आ जाए, तो इसलिए ध्यान में रखना है कि गाल ब्लैडर बाइल का सिंथेसिस नहीं करता है, ओनली स्टोरेज करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जिसे हम अग्नाशय बोल रहे हैं, हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, इसके दो काम हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट है और दूसरा एंडोक्राइन पार्ट। इसमें एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो क्या करता है? वो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करता है, जो एंजाइम है उसका। ये देखिए एसिनाई वाला पार्ट है। और यहाँ की जो कॉमन जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, वो क्या करती है? बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट बाइकार्बोनेट आयन, और ये जो एसिनाई है वो डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये डायरेक्ट ये एक्सोक्राइन क्यों है? क्योंकि इसका जो सिक्रेशन है वो डायरेक्टली ग्लैंड का ब्लड में नहीं जा रहा है, वो सीधे डक्ट में जा रहा है। इसमें एक एंडोक्राइन पार्ट भी है जिसे हम आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। छोटे छोटे आइसोलेट होते हैं इसके अंदर। इनमें तीन टाइप की सेल होते हैं, एक अल्फा बीटा और एक डेल्टा डाई सेल होते हैं। वो सोमेटोस्टेटिन करते हैं। जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागॉन, बीटा सेल है इंसुलिन, और डेल्टा सेल है सोमेटोस्टेटिन। देखिए, जब अल्फा सेल ग्लूकागॉन कब रिलीज करते हैं? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो उस टाइम ग्लूकागॉन रिलीज होता है, और वो लीवर की सेल को बोलता है कि आप ग्लाइकोजन को ब्रेक करिए, ग्लूकोज में कन्वर्ट करिए, जिससे ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तब इंसुलिन रिलीज होता है। ठीक है, तो इसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है, ये पैनक्रियाज को। और देखिए, जो एक्सोक्राइन पार्ट है, बहुत सारे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम यहीं से रिलीज होते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेटेड फंक्शन की बात करें। देखिए इंटीग्रेटेड फंक्शन की बात है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और सेगमेंटेशन की बात हो, चाहे सिक्रेशन की बात हो, चाहे डाइजेशन की बात हो, चाहे एब्जॉर्प्शन की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो। देखिए एक इंटीग्रेटेड फंक्शन है, अगर हार्मोन्स नहीं रिलीज किए तो एंजाइम भी रिलीज नहीं होंगे। अगर सेगमेंटेशन और पेरिस्टाल्टिक एक दूसरे में इंटीग्रेट नहीं हुए, समन्वय स्थापित नहीं हुआ, तो ये मोटिलिटी बेकार हो जाएगी, तो फूड का ना मिक्सिंग होगा ना फूड आगे जाएगा। तो एक दूसरे का काम एक दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर भाई लीवर बाइल का फॉर्मेशन ना करे तो फैट का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज नहीं हो तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का डाइजेशन ड्यूडेनम में नहीं हो सकता। तो एक दूसरे से डिपेंडेंसी है। अगर सीसी के रिलीज ना हो, ये हार्मोन है, और ये फिर ये क्या करता है? ये गॉल ब्लैडर को कांटेक्ट करता है, और इसका काम क्या है? ये गॉल ब्लैडर के साथ साथ ये पैनक्रियाटिक एंजाइम का सिक्रेशन कराता है, और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को रिलैक्स करता है। अगर ये नहीं करेगा तो ये सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, ये दूसरे पे डिपेंडेंसी रहती। अगर हम बात अब हम कर रहे हैं कि अगर हम बात करनी है तो हम एक फ्लो चार्ट देखते हैं, तो उस फ्लो चार्ट में देखेंगे कि एक चार्ट में देखते हैं तो चार लेयर हमको जरूर पढ़ने हैं। जैसे म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, मस्कुलरिस है और सेरोसा है। फिर हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, जो रेगुलेट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि वे किस तरीके का मूवमेंट होना है और कितना सिक्रेशन होना है। फिर हम प्रोटीन डाइजेशन के लिए स्टमक की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्प्शन की हब कहें, चाहे पैनक्रियाज के हार्मोन्स और एंजाइम्स की बात करें,
चाहे लीवर की मेटाबॉलिज्म और बाइल की बात करें, और लाल इंटेस्टाइन की बात करते हैं जहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये आज के लेक्चर में आज हमने जो भी पढ़ा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक ऑर्गन को समझने का बहुत आसानी से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डाइजेशन किस तरीके से होता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और ये जो नोट्स हमने जो डाटा जो कलेक्ट किया है वो ऑथेंटिक बुक से, जैसे गाइटन है उससे लिया गया है, पाथफाइंडर से भी लिया है हमने। ये जो डाटा है एनसीईआरटी से भी लिया है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और आशा करते हैं कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।